नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी आप देख रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स ने पहली ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है। इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का 27 साल पुराना वनवास क्या खत्म हो रहा है या फिर आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। वैसे जो परिणाम आ रहे हैं उससे आपको अवगत करा दूं, स्क्रीन पर आपको आंकड़े दिख रहे हैं। 24 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 70 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए 5 तारीख को और 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मैंने पहले ही कहा, एग्जिट पोल्स में 14 में से 12 एग्जिट पोल्स ने परिणाम जो है आम आदमी पार्टी के बजाय इस बार बीजेपी के हक में दिया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं कमबैक करती हुई दिख रही है। आज दिन भर ये माहौल बना रहेगा और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं। आपको स्क्रीन पर आंकड़े दिख रहे हैं कि 70 सीटों पर कौन कौन आगे चल रहा है। बीजेपी का वनवास खत्म होता है या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने में सफल होती है। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 45 सीट यानी 70 में से 45 यानी 50% सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है 24 सीट पर। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है और अन्य दलों का खाता अभी नहीं खुला है। चलिए, कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं और फिर चर्चा और सवाल जवाब के दौर के साथ आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सागर भाई, चर्चा में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में योगेश चुड़कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशांत जी जुड़े हैं और उनसे सबसे पहले प्रतिक्रिया लेनी बनती है क्योंकि केंद्र में रूलिंग पार्टी भी है और फिलहाल लीड भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिलहाल जो प्रदर्शन करती हुई दिख रही है उस पर? देखिए मैडम, आपकी स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा है। पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मैं आपकी हेडलाइन पढ़ रहा था और जैसे आपने भी मुझे शुरुआत में बोला कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म। देश की राजनीति में ये प्रस्तावित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी वनवास पाया है, अथवा हमारे तो उदय से ही हमारे लिए वनवास था। लोकसभा में आप देखें तो हमारी केवल 2 सीट थी, तो हर एक वनवास को भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की तरह वो वनवास का जो यूज है, वो वनवास का जो उपयोग है, वो जनता की सेवा के लिए, आत्ममंथन के लिए और ऐसे किया और जनता का विश्वास प्रस्थापित किया है। और जनता का विश्वास कहीं ना कहीं जहां भी हमने गवाया होगा कभी भी इस राजनीतिक इतिहास में, तो वो हमने पुनः प्रस्थापित किया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। खाली दिल्ली की बात नहीं है, कहीं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो जैसे भरत जी की तरह, भरत जी ने जैसे प्रभु श्री राम जी की पादुका रखी थी, तो हमारे सिंहासन पे आज नहीं कई वर्षों तक, और जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी तो जनता जनार्दन की पादुका हमारे लिए पूज्य रहेगी और उसको आदर्श मानकर जनता की सेवा, ये धर्म लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में होगी या केंद्र में, कहीं भी चलेगी। एक और बात विदित हो गई है कि नीति, नेतृत्व और नैतिकता, इनका पर्याय यानी नरेंद्र मोदी, और भरोसा, इनका पर्याय यानी भारतीय जनता पार्टी। ये प्रस्तावित हो चुका है। झूठ की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अब एक बार झूठ बोलोगे कोई सहन करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा। और मुझे आज दुख इस बात का है कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं। 140 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी आज अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लोकसभा के चुनाव को, और इंडी गठबंधन का झंडा लेके घूम रहे थे। उस वक्त वो लोग उनका आसरा ले रहे थे, उनका सहारा ले रहे थे, जिन्होंने उनके सम्माननीय नेता शीला दीक्षित जी का घोर अपमान किया, दिल्ली में से कांग्रेस का अस्तित्व, उनका वजूद मिटा दिया, उनको लोकसभा के लिए उनके पीछे घूम रहे थे, और आज ट्रायंगुलर में उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की अपने सहयोगी दलों के साथ की जो
प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रामाणिकता, केवल बातें करके नहीं। और मैंने जैसे कहा कि केजरीवाल जी की ये हालत क्यों हुई, तो उन्होंने अपना जो उद्भव हुआ था, उनका जन्म हुआ था, उनके मूलभूत जो सिद्धांत थे उसको भूलकर मैं बंगले में नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं, ऐसे झूठ पब्लिक डोमेन में बोल के केवल राजनीतिक सत्ता के लिए लोगों को गुमराह करने का काम किया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, जिन्होंने अपने वजूद के लिए, जिन्होंने अपने जन्म से जो वचन दिए थे, 370 की कलम हो, कश्मीर में धारा 370 हो, प्रभु श्री राम जी का मंदिर हो, और देश को जिस ऊंचाई तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पहुंचाया है, उसको दिल्ली की जनता ने प्रमाणित किया है। और आज सही में मेरे कांग्रेस के मित्र को अच्छा दिन नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हैं लोग दुखी है। दिन भर आपको यही सारी बातें करनी है। मैं सागर भाई के पास चलती हूँ। सागर भाई, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर विस्तृत से हम कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत करें। क्या कहेंगे, ये जो रुझान आ रहे हैं परिणामों में तब्दील होते हुए अगर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है 50 सीटों पर पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब 40 सीटों पर आगे चल रही है। बताइए सागर जी, 2 मिनट में आप। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपकी चैनल पर बोलने के लिए मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो परिणाम आ रहे हैं इसका स्वीकार देश नहीं करेगा। जब पूरे परिणाम आ जाएंगे, आप देख लेना, जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ के परिणामों को कांग्रेस ने स्वीकार करने से मना कर दिया था, वैसे ही दिल्ली की जनता से लेकर पूरा देश और केजरीवाल की पार्टी भी इस परिणाम का स्वीकार नहीं करेगी। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति पर एक करारा तमाचा है कि आज जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो सारी की सारी जीत नकली और डाउटफुल है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी है, ये दिल्ली की जनता नहीं लड़ी है, ये दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जगह पे लड़ रहा है, क्योंकि 5 तारीख के बाद 72 घंटे हो जाने के बाद भी एक भी 70C का जो फॉर्म होता है उसके आंकड़े होते हैं, वो चुनाव आयोग ने आज तक अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किए हैं। लेकिन पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी एक वेबसाइट बनाकर सारे के सारे C17 फॉर्म्स के आंकड़े प्रदर्शित कर दिए हैं। मतलब पारदर्शिता कहां है? अगर ये देश संसद में गाली बोलने वाले और पूर्व यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी और हाई प्रोफाइल लीडर प्रियंका गांधी को गाली बोलने वाले रमेश विधुड़ी को जिता रहा है, और दिल्ली में जहां पर धर्म और जात की राजनीति नहीं होती है, जहां पर इंटेलिजेंट लोग बसते हैं, वो अगर आज इस देश के अंदर रमेश विधुड़ी जैसे लोगों को जिता रहे हैं, तो यह जनता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में इंडिया गठबंधन से लोकसभा में हार चुकी है। 240 सीट आने के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने जो अपनी कूटनीति चलाई है, जो वोटर्स की लिस्ट में वो जो घालमेल करते हैं, उसके बाद ईवीएम का जो घपला करते हैं, जिसको पूरा देश नहीं स्वीकार कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि जनता ने चुनाया, तो क्या जनता रमेश विधुड़ी जैसे गाली बोलने वाले को चुन रही है? ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जनता इसका स्वीकार नहीं करेगी। अगर अरविंद केजरीवाल का उद्भव जिस तरह से हुआ था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का उद्भव भी हुआ था, वो आप समझ लेना। अगर आज आप बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, गलत बोला है, जो बोला है वो नहीं किया है, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी
2013 में मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप और इल्जाम लगाकर, गफलों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो राजनीति की है और पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है उनको अपनी पार्टी में ले लिया है, वो भी देश देख रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को 2013 की सजा मिल रही है तो इस देश के अंदर 2013 की सजा नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिल रही है? और लगातार जैसे मैंने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरह से जो चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव आयोग एक भी घपले का, एक भी वीडियो का, एक भी सबूत का, जितने भी सबूत देश के सामने उसका जवाब नहीं दे रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और जिस तरह से चुनाव आयोग लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये जनता का चुनाव नहीं है, ये राजीव कुमार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में हो रहा है। This is the fact and India has accepted this. India गठबंधन has accepted this. चलिए जी, बड़ा आरोप है। वैसे आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, जो परिणाम है उससे आप मुकर नहीं सकते। योगेश जी के पास चलती हूँ। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जो परिणाम आ रहे हैं स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं। वैसे पहले जो अरविंद केजरीवाल है पीछे चल रहे थे, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, लेकिन अब दोनों आगे चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अभी भी पीछे चल रही है। जो परिणाम आ रहे हैं वैसे तो एग्जिट पोल के मुताबिक ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे योगेश जी, बताइए। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, फिर भी ये कुछ अंदाज दिखा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अच्छा, अभी तो काउंटिंग शुरू हो गया है और हमने देखा कि उनकी एक बार बनी हुई सीएम आतिशी पीछे चल रही थी, अभी 300 वोट से आगे चल रही है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी अभी आगे चल रहे, सिर्फ 300 वोट से आगे चल रहे। तो ये जो अभी आंकड़े आ रहे फाइनल आने के बाकी, अभी तो शुरू ही हुआ है काउंटिंग, तो उसमें एक बात तो स्पष्ट लगती है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी बताया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो 2 सीट मिलेगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी, आम आदमी पीछे चलेगी। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बताऊं कि इसके नाम, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया, वैसे मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी चल रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे जब शुरू हुआ, जब वो पॉलिटिक्स में आए अन्ना जी से अलग होके, तब उन्होंने वादे किए थे कि भी मैं ये छोटी कार जो है उसमें ही मैं रहूंगा। अभी वो बड़ी बड़ी कार में रहते, मैं छोटा घर है उसमें रहूंगा। अभी तो उसको शीश महल बोला जाता है, बड़ा घर बनाया हुआ है। और उनके जो वादे थे वो कहीं पूरे नहीं हुए। हाँ, एक बात है, उन्होंने जो हेल्थ के बारे में किया और एजुकेशन के बारे में किया, वो कुछ अच्छा काम था, लेकिन वो कब तक चलेगा? जनता को वो भी देख लिया कि कई स्कूलें जो है उसमें टीचर नहीं है, कई स्कूल में व्यवस्था नहीं है, हेल्थ सेंटर में कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई वगैरह नहीं है। ये सब भी जनता को अभी मालूम हो गया। बड़ी बड़ी बातें करे कि भाई हमने हेल्थ में ऐसा किया वैसा किया, वो जनता ने उस टाइम स्वीकार कर लिया, उनको इलेक्शन में भी आगे कर दिया। लेकिन आज ये तीसरी बार जो उनको है, तो मालूम पड़ेगा कि जनता ने देखा कि हमें ये सब बना रहे हैं। अच्छा, वो जो रेवड़ी की बात है, वो फ्रीबीज जो सबको दे रहे थे, अब तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का उसके ऊपर हक नहीं है, सभी पार्टियां दे रही है। अभी कोई भी पार्टी है वो फ्री में महिला को इतना देंगे, इसको ऐसा देंगे, फ्री बस में करेंगे। तो ये सब जनता के टैक्स से आए हुए पैसे का कैसे बर्बादी करना, वो सिर्फ केजरीवाल का हक नहीं था, अभी तो सभी पार्टी का हक हो गया है। और इसके कारण प्रजा में जो विश्वास होना चाहिए कि भी चलो भाई केजरीवाल कुछ नई बात लाएगा। हाँ, एक बात मैं ध्यान में रख के बात करता हूं कि ये दिल्ली जो है वो एक छोटा सा राज्य है और अर्धशासित है।
पूरा उनके पास पावर नहीं है। फिर भी उसमें केजरीवाल 2 बार सीएम बने और उसके कारण जैसे कि वो नेशनल लीडर बन गए ऐसी बात करिए। हाँ, पंजाब में भी उनकी सरकार आई, लेकिन उनके वचन पर कितना विश्वास रखना अभी जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात ऐसी है कि उसके पास संगठन अच्छा है। मोदी वेव जो है अभी कुछ कम हुआ है, फिर भी मोदी की इंप्रेशन तो है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो आगे चल रही है, और वो इसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ अच्छा शासन दिया है, कुछ विकास के कामें किए। गलतियां तो बहुत कुछ है, कमियां तो अपने जिगर भाई बताएंगे, सागर भाई बताएंगे, उससे ज्यादा मैं बता सकता हूं। फिर भी उनके पास कुछ प्लस पॉइंट है और पूरे देश में 10 स्टेट में उनका शासन चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने कुछ विश्वास रखा है, ऐसा अभी जो रिजल्ट तो नहीं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहा है। और एग्जिट पोल पर हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन कुछ दिशा निर्देश तो हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल दिशा दिख रही है और 12 बजते बजते ये सिनारियो जो है काफी साफ होता जाएगा। वैसे जो सुबह से रुझान आ रहे 70 से 70 सीटों के रुझान आ गए हैं, उनमें से आप देखिए स्क्रीन पर 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो 1 सीट पर आगे चल रही थी वो भी अब 0-0 हो गई है और अन्य दल हैं उन्हें भी कोई खाता खोलते हुए यहाँ नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। लेकिन योगेश जी जो बात कह रहे थे कि शायद मोदी जी की जो प्रभाव है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो दिल्ली में दिखा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना, शायद उसका लाभ मिला हो। मैं प्रशांत जी के पास चलती हूँ। प्रशांत जी, ये मोदी जी की लोकप्रियता है या अभी अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा, यमुना नदी का पॉल्यूशन मुद्दा बनाया गया, जो रेवड़ियां बांटी गई और जो इमोशनल अत्याचार दिल्ली की जनता पर किए गए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर वो ही भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत जी। नहीं, ये अंडरलाइन बात मैंने जैसे पहले बताया कि जनता अब जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के लिए जिस प्रकार काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश को जिस पादान पे पहुंचा है, विश्व की राजनीति में या विश्व के अर्थतंत्र में देखिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों का एक लोगों के पास एक कंपैरिजन का मौका था। लोगों ने 1 बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, जैसे मैंने पहले कहा, और लोगों ने दोनों को परख लिया है। और मैं इस बात पे केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, और अब देखिए ऑन स्क्रीन मेरे मित्र जिस प्रकार वो स्क्रीन पे देखिए भाई, आप 140 वर्ष पुरानी पार्टी हो और स्क्रीन पे देखिए 0 या 1 दिख रहा है, तो ये कब तक चलेगा? अब संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी जो त्रुटियां है, आपकी जो नेगेटिविटीज है, आप में जो कमियां है, उसको आत्ममंथित करने के बजाय आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नार्थ कर रहे हो। तो ये देश की जनता आपको देख रही है। मैं बता दूं कि गत चुनाव में 2020 में कांग्रेस की दिल्ली में 63 सीटों पर डिपॉजिट जब्त हो गई थी। तो आप अपनी खुद की पार्टी में आत्ममंथन कीजिए। आप इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष काम कर रही है, अगर आप हारते हैं तो वो गलत है, अगर आप जीतते हैं तो वो सही है। तो इस तरह की राजनीति ये देश की जनता देख रही है। कांग्रेस को केवल इस राष्ट्र की विरासत पर, सनातन की विरासत पर भरोसा नहीं है, उनको ये शहजादे की विरासत पर। एक परिवार क्या करता है, वो परिवार की गाइडलाइंस क्या है, वो परिवार का हित किस बात में है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश की वैक्सीन पर प्रश्नार्थ उठाओ, इस देश की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाओ, इस देश की किसी भी अच्छी चीज पर सवाल उठाओ, बस यही उनकी राजनीति है। विदेश में जाओ, अपने देश के बारे में गलत बयान दो। तो ये राजनीति इस देश की जनता ने देख ली है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस जनता का विश्वास है। कभी कभी ऐसा बना रहता है, अगर आप देखो कि भाई नरेंद्र मोदी जी की 300 से 240 आ गई, तो इस दृष्टि से तो कांग्रेस को कोई अधिकार ही नहीं बनता है इस देश की राजनीति में। देश की राजधानी में आपकी 0 सीट है। और मैं जैसे बता रहा था, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष की तुलना में, 2015 की तुलना में 20 सीटों पर हमने 10% वोट शेयर बढ़ाया था।
और अब आप इस चुनाव का भी एक विश्लेषण कीजिए तो 2020 में हमारी समथिंग 38 या 39% वोट शेयर थी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की 53 या 54%। तो ये 140 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी कहीं पिक्चर में ही नहीं थी। और उनकी विडंबना देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अगर आगे चल रही है तो इस देश की संवैधानिक संस्था पर, चुनाव आयोग पर सब में सवाल या निशान उठा रहे हैं और वो उस व्यक्ति पर दोबारा निर्भर होने जा रहे हैं जिन्होंने उनका अस्तित्व, उनका वजूद दिल्ली में मिटा दिया। सीट में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आपने मुख्यमंत्री कौन होगा ये ऐलान ही नहीं किया है। दिल्ली की जनता ने किस मुख्यमंत्री के नाम पर वोट किया होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं बाद में आपके पास आऊंगी, लेकिन अब सागर भाई के पास चलने की बारी है। सागर भाई, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जबकि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा, जब से आम आदमी पार्टी आई, आप लोग वहां से साफ हो गए और अब तो बिल्कुल सफाया होता हुआ दिख रहा है। शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था दिल्ली में शानदार, उन्होंने जो सारी काम किए वो सारे मिट्टी में मिलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों राजधानी में अपना वजूद नहीं बचा पा रही है? देखिए, कांग्रेस का तो 2015 और 2020 में भी वजूद नहीं था। हम वजूद की बात नहीं कर रहे हैं, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब आप लड़ रहे हो और सामने जो आपके हैं वो लड़ रहा है, वो राजनीति नहीं कर रहा है, कूटनीति नहीं कर रहा है। राजनीति और कूटनीति में क्या फर्क होता है, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देके समझा देता हूं। जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है तो सामने वाले राजा के पास अगर हथियार नहीं होता है और जो सामने जो दूसरा लड़ रहा है अगर उसके पास हथियार है तो वो अगर उसके ऊपर वार करेगा तो उसे कूटनीति कहते हैं, उसे डरपोक गिरी कहते हैं। और जब वो राजा कहेगा कि नहीं भाई तुम्हारे पास हथियार नहीं है, मैं तुम्हें हथियार दूंगा और तुम फिर उसके बाद मेरे साथ लड़ो, तब वो बराबर की राजनीति होती है। तो इस देश में पिछले 2013 से 10 साल या 11 साल से इस प्रकार की राजनीति हो रही है जहां पर एक राजा दूसरे राजा के साथ नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी असुरी शक्ति सज्जन व्यक्तियों के सामने और देश की जनता के सामने लड़ रही है, जहां पर एक के पास सारे हथियार है, सारी एजेंसीज है, चुनाव आयोग है, पुलिस है, उसका पूरा का पूरा दुरुपयोग करके, मिसयूज करके वो लोग नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लेंट करने दीजिए, मुझे कंप्लेंट करने दीजिए, मुझे कंप्लेंट करने दीजिए, नहीं मुझे कंप्लेंट करने दीजिए। जब एक के पास सारी शक्ति होती है और दूसरों के पास वो शक्तियां नहीं होती है। देखिए 7 तारीख को ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जब चुनाव चल रहा है, अभी तो आज रिजल्ट आ रहा है, उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरे आरोप लगा दिए हैं। उसी दिन को एप्लीकेशन हुई, उसी दिन को जांच हुई, उसी दिन को रिपोर्ट बन गया, उसी दिन पे वहां पे चले गए। तो ये क्या हो रहा है? आज तो चुनाव है, आज तो रिजल्ट है, तो ये क्या हो रहा है इस देश में? किसके पास है ये सारी शक्तियां? तो जब एक व्यक्ति के पास पूरे देश में हर प्रकार की संस्थाएं और एजेंसीज और शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और दूसरों के पास वही शक्तियां जब काम नहीं करती है, उनके मदद में नहीं आती है, तो ये तो होगा, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति नहीं है। प्रशांत भाई ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश को विश्व के पायदान पर लेके गए, वो तो देख लिया ना अमेरिका ने क्या कर दिया। 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि भारत के नागरिकों को बेड़ियां बांधकर, जंजीरें डालकर, 140 लोगों को एक दूसरे के साथ भिड़ाकर एक ही टॉयलेट, एक ही शौच क्रिया में भेज दिया और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है और वहां पे गंगा में डुबकी लगा रहा है। ये कहते हैं कि हमने 370 कर दी, जम्मू कश्मीर तो हार गए, ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, अयोध्या तो हार गए, दूसरी बार उपचुनाव में अयोध्या भी नहीं लड़े। किस बात का डर लगता है भाई? जवाब दीजिए। सागर भाई, आपकी पार्टी की बात कीजिए। चलिए, आपकी पार्टी अलायंस क्यों नहीं लड़ी? अलायंस क्यों राहुल गांधी ने यहाँ हटा दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे? सर छोटे छोटे जवाब दीजिए ताकि सभी मेहमानों को एक जैसा मौका मिले। जी, आप मुझे बोलिए, क्या अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ फिर से जुड़ रहे हैं? आज भी अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, 55 सीट से लेकर 105 सीट लेकर आती है, एलओपी का दर्जा देना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री को। देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि एक परिवार की पार्टी है, लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री के सामने उसी परिवार के 3 लोग, जब देश की जनता ने चुनकर उनको संसद में बिठाया, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी,
तो देश के प्रधानमंत्री का वो गुब्बारा पिछले 11 साल से के परिवार की पार्टी है। अगर आपको चुनती है तो जनता चुनती है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को चुनकर संसद में बिठाया तो वो परिवारवाद है, वो जनता ने नहीं चुना है। चलिए, और क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने स्वीकार कर लिया? अगर कांग्रेस के सामने वो लड़ी तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है? आज भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, है और रहेंगे। 240 में तुम्हें अपाहिज कर दिया हमने, और ये जो गठबंधन तुम्हारा जो एनडीए का है, इसकी जो ये जो सारी साजिशें है वो देश देख रहा है। तुम लोग रमेश विदुड़ी को जिता रहे हो, तुम लोग गाली बोलने वाले को जिता रहे हो। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहा हूं? मैं तो सच बोल रहा हूं भाई। बात कर रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए उमर अब्दुल्ला को बोलना पड़ा कि और लड़ो आपस में। चलिए योगेश भाई के पास चलूंगी। योगेश जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या चीज अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर ले गई है दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी को किस चीज का फायदा हुआ है? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो गुस्सा है वो वोटों में तब्दील हुआ है, या अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है काम करने के बाद भी वहां सफल होती हुई नहीं दिख रही है, या फिर जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये सारी चीजें अब स्क्रीन पर आंकड़ों के रूप में हमें दिख रही है? सर बताइए। अरविंद केजरीवाल जब आए पॉलिटिक्स में तो लोगों को एक नई आशा का किरण लगा था कि चलो एक अच्छा आदमी, एक अच्छा ऑफिसर जिसने गवर्नमेंट में भी कुछ काम किया है, ऐसा पढ़ा लिखा एक आदमी आ रहा है तो वो अच्छा काम करेगा। और उन्होंने जो वचन दिए थे वो भी इतने आकर्षक थे कि लोगों को लगा कि चलो भाई हमें एक अच्छा शासनकर्ता मिल जाएगा। प्रजा ने विश्वास किया, उनको सीएम बनाया, इतनी भारी मेजोरिटी दी कि वो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर भी वो 5 साल में उनका जो शासन था उसमें सबको लगा कि भी ये सब फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बस चार्ज नहीं ले, ये सब आकर्षक लगा तो दूसरी बार भी उसको सीएम बनाया। लेकिन बाद में प्रजा को मालूम पड़ा कि ये जो बातें करते हैं वो बातें सिर्फ बातें हैं, उसके वचन जो है विश्वास लायक नहीं है। वो खुद अपने इसके पर गवर्नमेंट ने या तो जो भी संस्था है उन्होंने केस किया। वो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, जैसे लोग बोलते कि भी भारतीय जनता पार्टी विरोध पक्ष को हैरान करता है, लेकिन ये शराब का जो घोटाला निकला और उसमें अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा, और अभी वो अरविंद केजरीवाल जामीन पर बाहर है। वैसे वो केस खत्म नहीं हुआ है, उसमें से वो निर्दोष बाहर नहीं आए, और भी कुछ केस वगैरह है। और इसके कारण अभी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है तो अरविंद केजरीवाल आगे है, लेकिन सिर्फ 400 वोट से आगे है, और आतिशी 350 वोट से पीछे रह गई है। सिसोदिया जो है वो भी एक उनके बड़े लीडर है, वो भी जेल जाके आए हैं, वो भी अभी जामीन पर बाहर है, वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति आम आदमी पार्टी की है, प्रजा ने उसको ठीक से पहचान लिया, ऐसा मेरा अवलोकन है। फिर भी अभी तो पूरे रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, लेकिन अभी जो मेरे पास फिगर है उसमें 44 बीजेपी को मिल रहा है, 26 आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं है, अभी कोई जगह पर आगे है ऐसा समाचार नहीं आया। एक खास बात करना मुझे ये है कि जो मुस्लिम बहुमूल्य विस्तार है, जहां पर मुस्लिमों की मेजोरिटी है, वहां पर भी बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, बीजेपी आगे आ रही है। तो एंटी बीजेपी ये मुस्लिम का जो रवैया था उसमें कुछ अभी फर्क पड़ रहा है। ये दिल्ली के इलेक्शन में ये एक नई बात आई है कि मुस्लिम भी बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। अभी पूरा रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर थे वो भी पीछे है, अलका लांबा कांग्रेस की थी वो भी अभी पीछे है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी
को मुझे लगता है कि उनके प्लस पॉइंट जो है उसके बदले ज्यादा आम आदमी पार्टी के माइनस पॉइंट है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा मिल रहा है। और मोदी जी की और उनके सुशासन की असर तो दिल्ली में है, फिर भी जैसे हमारे सागर भाई बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है, वो उनकी सोच है, अलग बात है। कर्नाटक में जब जीते तब इलेक्शन कमीशन बड़ा तटस्थ था, लेकिन आज वो अलग हो गया। तो ये कांग्रेस की तो बात रहती है, वो अभी दिल्ली में एक सीट में भी आगे भी नहीं है, जीतने की बात तो बाजू में रही, आगे भी नहीं है। तो ये परिस्थिति कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 140 साल पुरानी पार्टी अब कहाँ जा रही है। वंशवाद की बात छोड़ो, विचारधारा की बात छोड़ो, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, उसमें जो भी करना है वो कांग्रेस ने पहले किया हुआ है और अब भी करना चाहिए। लेकिन ये अभी दिल्ली की बात करें तो उसमें 0-0 मैं सुबह से देख रहा हूँ, अभी भी 10:30 बजे तो 0-0 ही दिखा ही रहा है। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अपना ठीक से काम करे और दिल्ली का शासन जो उसमें जो भी खराबी थी उसको ठीक से सुधार ले, तो मेरे ख्याल से दिल्ली की प्रजा के लिए एक अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का कंगाल प्रदर्शन, वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट किया गया वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती हुई फिलहाल दिख रही है और इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें भी 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये सारी हेडलाइंस लगातार फ्लैश हो रही हैं और प्रशांत भाई के पास फिर से चलूंगी। प्रशांत भाई, दिल्ली में क्या ऐसा करेंगे जो गड़बड़ियां हैं और क्या सुधार करेंगे अगर आप लोगों की सरकार बनती है? भारतीय जनता पार्टी में आज देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम जनता के विश्वास पर खरे उतरे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमने सब काम सब जगह कर दिए है। जैसे आप फॉर एग्जांपल गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र में हमारी पुनः वापसी हुई। तो ये जनता का विश्वास बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है उस पे इस देश की जनता का विश्वास है। मैं मेरे मित्र सागर भाई का दिल का दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मुझे पर आनंद इस विषय का है कि उन्होंने उनके नेता का जितनी बार नाम नहीं लिया उतनी बार हमारे रमेश विदुड़ी जी का लिया, जो केवल एक विधायक के नाते कैंडिडेट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मैं मानता हूँ कि उपलब्धि है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई ये राजा की बात कर रहे थे कि नियत पर वार करना, तो एक तरह से उन्होंने एडमिट कर लिया है कि कांग्रेस ने इतने सालों तक जो शासन किया तो ये सब संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके ही किया। और ये वो जो नियत थे कि और हथियार नहीं होता है उस पर हमला करो, कायरता, डरपोक, ये सब बात कर रहे थे। तो 1984 में आपने जो सत्ता का उपयोग करके इस देश के सिख भाइयों पर जो किया वो क्या था? सीताराम केसरी जी को आपके इंटरनल इलेक्शन में आपने जो दलित पावर पॉलिटिक्स का यूज किया वो क्या था? अरे भैया आप स्वीकार करो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार अपनाने का मूड बना लिया है। आप अपने गिलेबान में झांको कि देश की राजनीति में आपको रमेश विदुड़ी जी का नाम क्यों लेना पड़ रहा है, जो एक सीएम की कैंडिडेट से आज आगे चल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है। बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ, सुनो अभी, बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ, सुनो। और अपने विदेश से आए हुए लोगों की बात की तो मैं आपको बता दूं कि 2010 में आपकी सरकार थी, 800 लोग वापस आए थे। ईदी अमीन ने अभी जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी उपलब्धि का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी युगांडा में जब ईदी अमीन ने ये जो अत्याचार किए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वहाँ के सिटीजन लोग। अरे आप बात को सुनना सीखो, अरे नहीं तो ये सुनने पर भी नहीं रहोगे, अरे कहीं नहीं रहोगे। आप बात सुनना सीखो, आप बात सुनना सीखो। केवल रमेश विदुड़ी जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ जब ईदी अमीन का अत्याचार हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी
तब उधर रहने वाले भारतीय जो उधर के सिटीजन थे, उधर के नागरिक थे, उन लोगों को ऐसे खदेड़ दिया था, उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली थी। आज तक एक भी भारतीय उधर वापस नहीं जा सका। तो आप कंपैरिजन की बात मत कीजिए। आप केवल इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, इस देश की जनता जनार्दन का जो आदेश है उस पर विश्वास कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और सकारात्मकता की राजनीति कीजिए, तो इस देश की जनता शायद आप पे भरोसा करे। चलिए ठीक है, सागर भाई जवाब दीजिए और छोटे शब्दों में दीजिएगा और अपने अपने अपनी भावनाओं को प्लीज काबू में रखिएगा जी। मैंने अपनी भावनाओं को परफेक्टली उजागर किया है। अगर ये परिणाम है फिर भी मैं यहां बैठा हूं, ये कांग्रेस के फाइटर्स की उपलब्धि है। अगर ये परिणाम कांग्रेस या आपका होता तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहां पे नहीं होता। और दूसरी बात, रमेश विदुड़ी का नाम क्यों ले रहा हूं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, अगर रमेश विदुड़ी अरविंद केजरीवाल से महान है और वो जीत गया, अगर रमेश विदुड़ी आतिशी से महान है और वो जीत गया, अगर रमेश विदुड़ी अलका लांबा से महान है और वो जीत गया, अगर रमेश विदुड़ी मनोज सिसोदिया से महान है और वो जीत गया, अगर रमेश विदुड़ी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ये बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे गाली बोलने वाले लोगों को, जो संसद में मुसलमान को बाटिया कटवा ऐसे शब्द बोलते हैं, उसको दिल्ली का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। ये इनकी उपलब्धि है। ये बोल रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि है कि रमेश विदुड़ी का नाम कांग्रेस का प्रवक्ता बार बार ले रहा है। अगर ये रमेश विदुड़ी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है तो मुझे यकीन है कि आज के देश का प्रधानमंत्री, ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहा है, उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी रमेश विदुड़ी को, गाली बोलने वाले को, विधर्मियों को विधर्मी कहने वाले को, माइनॉरिटीज को विधर्मी कहने वाले को, उसको बाड़िया कहने वाले को, उसको कटवा कहने वाले को, उसको महिलाओं को गालियां बोलने वाले को, ये लोग कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री भी बना देंगे। ये इनकी उपलब्धि है। जब यहाँ पे 2-2.5 हजार लोग मर गए कुंभ के मेले में, वहां पर देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है और ये लोग 1984 के दंगों की बात कर रहे हैं। सागर जी मुझे जवाब दीजिए, दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है। 54 सीट से 105 सीट लेके आए। इसी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की 28 पार्टी को नीतीश कुमार के जाने के बाद भी जोड़ के रखा और देश के प्रधानमंत्री को जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं देवताओं का देवता हूं, उसको नायडू और नीतीश की बैसाखी पर अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद ये जो साजिशें हो रही है जीतने की, जिसके सारे सबूत है, एडीआर के रिपोर्ट्स है, वोट फॉर डेमोक्रेसी के सबूत के साथ रिपोर्ट्स है, उस पर जो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और ये लोग झूठ की, नफरत की, ये जो राजनीति कर रहे हैं, चोरों वाली राजनीति, कूटनीति ये जो कर रहे हैं, इसका परिणाम देश देख रहा है। और इनकी उपलब्धि गाली बोलने वाला रमेश विदुड़ी है। ये हमारी जीत है कि हमने गांधी के कल्चर को बरकरार रखा और ये आज भी गोडसे और सावरकर के कल्चर के साथ देश में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द फैक्ट। ठीक है सागर जी, ठीक है। योगेश भाई के पास एक आखिरी जवाब ले लेती हूँ कि आखिरकार ये जो रुझान है वो परिणामों में किस तरह तब्दील होते हुए दिख रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली पर किसका राज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो परिणाम है वैसे तो साफ है। बताइए योगेश जी, क्या सिनारियो लग रहा है शाम तक जो परिणाम, ये जो रुझान है परिणामों में तब्दील होंगे, क्या होंगे और दिल्ली को इसका कितना फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को क्या करना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाए, दिल्ली के लोगों को सुचारू व्यवस्था मिले, वहां ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत है वो सुलझ जाए? क्या करना होगा भारतीय जनता पार्टी को? कैसे दिल्ली की जनता को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जिस पर उनका अधिकार है? अभी रुझान से जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली का शासन करेगी। तो दिल्ली की जनता को फायदा क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के जो माइनस पॉइंट थे वो बाजू में हो जाएंगे और डबल इंजन सरकार, यानी केंद्र की सरकार भी बीजेपी की, दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की, इनके बीच में जो तनाव रहता था वो अभी तनाव कम होगा और दिल्ली की प्रजा को जो भी योजना है
उसमें सेंटर की ओर से जो भी नकारात्मक रवैया था वो कम होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन अभी देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो जो कुछ किया था, आतिशी मार लेना अभी भी पीछे है, और सिसोदिया भी पीछे है। अरविंद केजरीवाल आगे है, लेकिन सिर्फ 500 वोट से अभी आगे है। अभी देखना है क्या हो रहा है। तो ये जो परिणाम जब आएंगे, अभी कुछ थोड़ा समय हमको देखना पड़ेगा, लेकिन परिणाम आएगा। बीजेपी आगे चल रही है उसके, और इतनी आगे चल रही है कि वहां तक पहुंचना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो कांटे की टक्कर की बात तो बाजू में रही, एकदम मेजोरिटी बीजेपी के आ रही है। दिल्ली की जनता को कुछ फायदा होगा, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। मैं न तो आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का, कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन मैं तो एक अवलोकन करता हूं, और मेरा जो इतने साल का अनुभव है उससे मैं देखता हूं कि दिल्ली की प्रजा को अभी कुछ फायदा होगा। और ये रेवड़ी कल्चर जो है वो अभी पूरे भारत में फैल रहा है, वो नाबूद हो जाए। प्रजा के पैसे का काम प्रजा के विकास के लिए, प्रजा के फायदे के लिए होना चाहिए, न कि इस तरह से मुफ्त में बांटे जाए, महिला को दिया जाए, ये बस में मुफ्त, बिजली मुफ्त, ये सब बातें कम हो जाए, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और बीजेपी ये बात सोचेगी, बाकी की पार्टियों को वोट लेने के लिए जो भी कुछ करना है वो करे, लेकिन बीजेपी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, वो ऐसा नहीं करे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। रेवड़ी तो बांटना ही उन्होंने शुरू किया है। खैर, अब इस पर कितना भी बहस कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पर बोझा बढ़ गया है, लाडली बहन योजना के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन जो बोझा है वो आखिरकार जनता की जेब से जाता है। और वो सारी चीजें, यानी रेवड़ी कल्चर आप जो कह रहे हैं, वो सही में देश पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को इससे परहेज करना चाहिए। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की कि रेवड़ियां बांटी जाए, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। दिल्ली यानी देश की राजधानी के परिणाम आज आ रहे हैं, और परिणाम जो आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए, 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 27 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये रुझान है जो 70 सीटों पर आ रहे हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है 34 है, वो भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई दिख रही है। और अगर इसी तरीके के परिणाम आते हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। परिणामों पर नजर बनी रहेगी। आज दिन भर आपको देखते रहना है VNM टीवी। यहाँ लाइव अपडेट्स के साथ, मेहमानों के साथ, चर्चा के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और दिन भर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए VNM टीवी।